Hello children. In previous lecture we will discuss about the some question of chapter 1, 2 and 3. Now today we will discuss about chapter number 4. The name of the chapter is Tribals, Dikus and the Vision of a Golden Age. आज हम पढ़ेंगे ट्राइबल्स के बारे में, कुछ डिकोस के बारे में और क्या गोल्डन एरा रहा है उनका, कुछ इस तरह के टॉपिक आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. क्लियर? डिकोस मीन्स क्या होता है? बाहरी लोग, जैसे जो अंग्रेज ब्रिटिशर्स जो भारत में आकर रहे हैं, भारत में आने वाले सारे जो फॉरेनर रहे हैं, डिकोस उन्हीं को बोला जाता है. ट्राइबल्स आप समझते हैं, जनजातियाँ, जंगलों वगैरह पथरीले नकरीले एरिया में रहने वाले लोग, और ट्राइबल्स आज भी हैं बहुत सारे. आप देखते हैं नॉर्थर्न रीजन में, जम्मू, आपके यूपी में बहुत सारे संथाल वगैरह जो आप सुना है, संथाल, मुंडा, गारो, ये सारे सब ट्राइबल्स कहलाते हैं. जंगली, ये जंगलों में रहते हैं, वहीं अपना जीवन यापन करते हैं, वहीं जंगलों का फल फ्रूट खाना वगैरह सब कुछ वहीं पे रहना, अपना धर्म अपना सब कुछ यहाँ है. सोचिए अंडमान निकोबार में तो ऐसी ऐसी जनजातियाँ हैं जो मॉडर्नाइज ही नहीं हुई. आज के समय को वो कुछ जानते ही नहीं हैं कि लोग ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. उन ट्राइबल्स की अलग ही एक लाइफ है. मनमोहन सिंह ने कभी कहा जाता है वहाँ पे कुछ ट्राइबल्स के लिए अच्छा खासा खाना भिजवाया था, क्योंकि अंडमान में फ्लड आया तो वो फ्लड उनके घर में घुस गया था. कहा जाता है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वहाँ कुछ अनाज मतलब एक पॉकेट में पैक करके चावल दाल गिराया वहाँ पे कि लोग ट्राइबल्स कम से कम खा लें, उनका जीवन बच जाएगा. वो ट्राइबल्स उसको खाए ही नहीं, उसको एक किनारे फेंक देते थे सब. वो बोलते थे पता नहीं क्या है, मतलब इतने वो पीछे मॉडर्नाइज हुए ही नहीं है, वो उसको खाते ही नहीं है. मतलब आज के लाइफ में जैसे हम लोग हैं तो हम लोग से बिल्कुल अलग है, एकदम उनकी पुरातन ही लाइफ चली आ रही है. मनमोहन सिंह ने जब ये देखा तो क्या किया, उन्होंने उस एरिया को पैक कर दिया. उन्होंने कहा भैया जब ये लोग अपना जीवन खुद जीना चाहते हैं, उसी प्रकार जीना चाहते हैं, तो उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो अपने क्षेत्र में उसी प्रकार रहें. तो एरिया को उनके बाउंडेड कर दिया, कवर कर दिया, कंटेनमेंट जोन बना दिया एक तरह का, समझिए. तो ये ट्राइबल्स बहुत पहले से ही रहे आ रहे हैं, बहुत पहले से ये ट्राइबल्स थे, आज भी है. तो इन ट्राइबल्स को किस प्रकार की परेशानी उठानी पड़ी जब यहाँ ब्रिटिशर्स अपना राज शुरू किए, ये चैप्टर कुछ उसी पॉइंट को लेकर डिस्कस किया गया है. ट्राइबल्स को क्या परेशानी हुई ब्रिटिशों से, डिकोस को क्या परेशानी हुई ब्रिटिशों के इस एक्सपेंशंस को लेकर. तो इस चैप्टर में हम उन्हीं ट्राइबल्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे. आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहला एक वर्ड मिलेगा, विरसा. विरसा एक इंसान का नाम है, एक आदमी का नाम है. पूरा नाम था विरसा मुंडा. आपके चैप्टर में है नहीं नाम पूरा, तो पूरा नाम विरसा मुंडा है. मुंडा एक ट्राइबल्स है, ट्राइबल है, जनजातियां हैं, उसी में जन्म हुआ है इस बिरसा मुंडा का. क्लियर? ये छोटा नागपुर क्षेत्र जो कभी बिहार का क्षेत्र था, आजकल झारखंड में है. तो ये बिहार का क्षेत्र है छोटा नागपुर, लेकिन आजकल झारखंड में है. झारखंड बट गया है बिहार से, आप जानते ही हैं. तो ये झारखंड का एरिया है. उसके जंगलों में एक इंसान घूम रहा है और वो इंसान है बिरसा मुंडा. क्लियर? कुछ इंसानों का कहना था, जनजातियों का कहना था कि इसके अंदर देवत्व गुण है, देवताओं वाले गुण हैं. ये डिजीज़ को देखकर उसे ख़त्म कर सकता है, कई वरदान दे दे तो कुछ भी हो सकता है. और बिरसा मुंडा ने खुद को गॉड का एक मैसेंजर बोला है. क्लियर? बिरसा मुंडा का कहना था कि गॉड ने उसे भेजा है ट्राइबल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए. इसीलिए आज के बाद मैं इन ट्राइबल्स के लिए काम करूंगा. ये है बिरसा मुंडा. बिरसा मुंडा के इस देवत्व गुण को केवल मुंडा ट्राइबल्स नहीं मानते थे, संथाल, गारो, ये सब लोग मानते थे कि बिरसा मुंडा एक गॉड है जो सही समय पर उनके सारे अधिकारों को दिलाया है. क्लियर? तो स्टोरी इसी बिरसा मुंडा से किया गया है. फिर आगे 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं. बिरसा मुंडा का क्या पार्टिसिपेशन है रेवोल्यूशन में, बिरसा मुंडा ने किस प्रकार जनजातियों के लिए कार्य किया, बिरसा मुंडा ने किस प्रकार ब्रिटिशर्स के साथ एक रेवोल्यूशन किया, एक वार किया, बिरसा मुंडा ने किस प्रकार जनजातियों के बेहतर भविष्य के लिए कार्य किया. कुछ इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको इस चैप्टर में दिया जाएगा. क्लियर? तो बिरसा मुंडा के बारे में जान लीजिए. मुंडा फैमिली में इसका जन्म हुआ है और ये झारखंड का क्षेत्र है. इस समय डिवीजन वगैरह कोई था नहीं ट्राइबल्स में, सभी लोग एक ही साथ रहते थे, एक ही तरह का लाइफ जीते थे. ये जनजातियों की लाइफ स्टाइल है. तो ये थोड़ा बिरसा मुंडा के बारे में बताया गया है. 5-6 क्वेश्चन किए गए हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ, यहाँ से उन क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको दूंगा. क्लियर? तो जो आपका पहला टॉपिक है उसमें वो है हाउ डिड ट्राइबल्स ग्रुप लिव.
ट्राइबल्स जो ग्रुप है ये रहते कैसे हैं, लिव रहते कैसे हैं। पिछले क्लास में क्लास 7 में भी आपने ट्राइबल्स ग्रुप के बारे में पढ़ा है, बहुत सारा टॉपिक पढ़ा है। दिया तो आपके इस चैप्टर में ट्राइबल्स लाइफ के बारे में बहुत बड़ा है, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ है, नए नए में होंगे 2-3 पन्ने। आप बुक में देखिए कितने सारे बड़े बड़े लेंदी पैराग्राफ है, लेकिन मैं उन्हें शार्ट में पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने पीछे क्लास 7 में ट्राइबल्स के लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो हम लोग शार्ट में एक एक पॉइंट करके देख लेते हैं किस प्रकार ट्राइबल्स का जीवन चलता था, किस प्रकार ट्राइबल्स रहते थे, ट्राइबल्स को परेशानियां किस प्रकार की होती थी। हम डिस्कस करेंगे कुछ मेन पॉइंट पे। क्लियर? पहला पॉइंट, समवेयर झूम कल्टीवेशन। झूम आप नाम भी सुना होगा, झूम खेती सब बोलते हैं, आज भी है प्रचलन में, आज भी है। जो नॉर्थ वेस्टर्न का रीजन है ना, वो पूर्वोत्तर वाला, सॉरी नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, वहाँ आज भी ये खेती की जाती है। तो पहले की जनजाति जो थी वो झूम खेती करते थे। झूम खेती क्या होता है, इसको कुछ लोग कहते हैं ट्रांसफरिंग लैंड। क्लियर? इसमें क्या होता है, ट्राइबल्स कहीं स्टेब्लिश हो गया, वहाँ गया, उसने क्या किया, वहाँ जितने भी फॉरेस्ट थे, पेड़ पौधे थे, उन सबको उखाड़ दिया और उसको लैंड बना दिया। उस लैंड पे प्लांटेशन किया, अच्छा खासा फल फूल उगाया, उसे खाया पिया। क्लियर? 1-2 साल वहाँ रहा उस अनाज पे, फिर उसने क्या किया, उस क्षेत्र को छोड़ दिया और किसी और क्षेत्र में जाकर वहाँ के फॉरेस्ट को खत्म किया और वहाँ उन्होंने प्रोडक्शन, ग्रेन्स को प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, या वहाँ नहीं, यानी वहाँ अनाज उत्पादन शुरू कर दिया। तो इस प्रकार इनका जो ट्राइब्स थे वो एक जगह से दूसरे जगह इधर उधर आते जाते रहते थे और वहाँ फॉरेस्ट को ख़त्म करके वहाँ लैंड बनाते थे और लैंड में अच्छा खासा अनाज का प्रोडक्शन करके खुद खाते थे और वहाँ 1-2 साल वो अपना बिताते थे। इसी को कहते हैं झूम खेती। बड़ा नुकसानदेह है भारत के लिए, बड़ा नुकसानदेह। सोचिए इन्वायरमेंट की रक्षा के लिए पेड़ पौधे, प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्री। और ये झूम खेती यानी ट्रांसफरिंग लैंड कल्टिवेशन कहीं ना कहीं सारे पेड़ों को नष्ट कर देता था, पेड़ों को ख़त्म कर देता था। उस वजह से सोचिए भारत को कितना क्लाइमेट का नुकसान हो सहना पड़ेगा। ये तो ये बड़ी बेकार खेती है, लेकिन आज भी की जाती है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या किया जाए, वहाँ मजबूरी है करना, क्योंकि अधिकतर ट्राइबल्स अभी उधर ही बसे हुए हैं और वो अपनी पद्धति को छोड़ना नहीं चाहते। क्लियर? सेकेंड वन है समवेयर हंटर्स एंड गैदर्स। क्लियर? हंटर्स एंड, कुछ लोग क्या करते थे, हंटर डिपेंड थे, हंटर्स होते थे, यानी डिपेंड होते थे हंटिंग पे, और उन्हें मारकर वो इकट्ठा करते थे, गैदरिंग करते थे। क्लियर? ऐसा नहीं कि मैं गया किसी डियर को मार लिया, लाया, फिर खाने लगा, कोई और गया किसी और को, नहीं, वो मिलकर जाते थे अटैक करने, एनिमल्स को मारकर उन्हें गैदर करते थे, उसके बाद सब मिलजुल कर खाते थे। इसी हेडिंग में एक नाम दिया है एक ट्राइबल्स का, वो नाम है खोंड का, KHOND। देखिए खोंड ट्राइबल्स दिया है, तो ये खोंड ट्राइबल्स एक नाम है जो इस हेडिंग में आपको दिया है। तो वो क्या करते थे, जानवरों को मारते थे एक साथ मिलकर, और उन जानवरों को एक साथ मिलकर मार कर ले आते थे, गैदरिंग करते थे और फिर आपस में मिलजुल कर उसे खाते थे। क्लियर? तो वही पॉइंट खोंड जनजातियों का दिया गया है। इसी हेडिंग में ये भी बताया गया है कि उस समय के जो लोग थे, मतलब जो हंटर्स और गैदरिंग पे विश्वास करते थे, ये लोग साल और महुआ का आयल का यूज करते थे। साल जो वृक्ष होता है उसका, और महुआ जो होता है, इन दोनों के आयल्स का यूज करते थे। क्यों? क्योंकि आप जानवर को हंटिंग करके ले आ रहे हो, उसको पकाना वकाना भी है ना, तो उसको जब पकाते थे तो इन्हीं दोनों के आयल्स का यूज करते थे। इससे क्या होता था, उनका जो वो है मीट है वो बहुत स्वादिष्ट बनता था। स्वादिष्ट बनने की वजह से वो भरपूर इनका यूज किए हैं आयल्स का। साथ ही में इसी में है आपका कि जैसे मीट तो आ गया, मीट आप खा रहे हैं, अच्छा खासा मीट खा तो रहे हैं, लेकिन मीट के साथ कुछ और भी चाहिए ना, चाहे चावल चाहिए, चावल नहीं तो कम से कम रोटी चाहिए, कुछ ना कुछ आपको जरूर चाहिए उस मीट के साथ खाने के लिए। तो क्या करते थे उसको कि एक्सचेंज करते थे। जैसे मेरे पास मीट आया, मीट को क्या किया उसने, उस एरिया को दे दिया जिस एरिया में चावल होता था। जब उस एरिया को दे दिया जहां चावल होता था, तो वो उनसे चेंज कर लेते थे, मतलब उन्हें वो मीट दे देते थे और उसकी जगह उनसे चावल, व्हीट या जो भी उनकी ज़रूरत थी वो चीज़ें ले लेते थे। मतलब एक तरह से इनमें ट्रेडिंग भी होता था। ट्रेडिंग होने का मतलब है मेरे पास ये नहीं है तो आप ले लीजिए, आपके पास वो नहीं है तो आप लीजिए, इस प्रकार ये दूसरे का ये ट्रेडिंग भी करते थे। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताया। फर्स्ट वन मैंने बताया झूम कल्टीवेशन, ध्यान में रखिएगा। सेकंड मैंने बताया समवेयर हंटर्स एंड गैदर्स, जानवरों को मारकर इकट्ठा करते थे और इकट्ठा मिलजुल कर आपस में खाते थे, जिसमें कोंड जनजाति का सबसे बड़ा नाम है। क्लियर? नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट जो टाइप है किस प्रकार वो जीवन यापन करते थे, वो तीसरा टाइप है सम हर्डेड एनिमल्स। सम हर्डेड एनिमल्स मीन्स क्या? सम एनिमल्स को हर्ड करते थे, एनिमल्स को अपना पालते पोसते थे, उसको हर्ड करते थे। कहीं भी जाते तो अपने साथ सीप, डियर, जो भी जानवर, डॉग्स, जिसको भी हर्ड आपने किया है उसको साथ में ले जा, हर्डिंग करते थे। क्योंकि वो मानते थे ऐसा, जैसे मैं कोई हंटिंग करने गया तो ये जानवर, डॉग्स कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि ये हेल्प करेगा उनको हंटिंग करने में। तो कुछ लाइफ ऐसे भी रही है हर्डिंग करके। साथ ही वो जानते थे बकरी हुआ, गाय हुआ या बुफेलो हुआ, इन सब का मिल्क उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो वो अच्छा खासा मिल्क का वो करते थे और उनको ले जाके किसी एरिया में बेचते थे। जब उस एरिया में ले जाते थे तो अपनी ज़रूरत की सामान वो बड़े आराम से एक्सचेंज कर लेते थे। बाई चांस एक्सचेंज वाला नहीं है तो वहाँ वो पैसा लेते थे और उस पैसे से ले जाके जिस भी मार्केट में उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती थी वहाँ जाते थे और उस मार्केट से वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें सामान खरीद के ले आते थे। क्लियर? तो कुछ की लाइफ तो झूम पे डिपेंड थी, कुछ की लाइफ पे एनिमल्स गैदरिंग पे डिपेंड थी, कुछ की लाइफ हर्डिंग एनिमल्स पे डिपेंड थी, क्योंकि वो उसका यूज करते थे अपनी जरूरत के सामान को पूरा करने के लिए। जो चौथा है इनका लाइफ, चौथे लोग, और वो कहे हैं सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। हाँ, कुछ लोग क्या थे, कुछ लोग सेटल कर लेते थे अपने आप को। यानी भैया कितना इधर उधर घूम घाम के इधर जाओगे उधर जाओगे, जानवर मारोगे, ऐसे करोगे। आप क्लास 7 में भी ये पढ़े हैं। क्लियर? इधर जाओगे उधर जाओगे, इससे बढ़िया है सेटल हो जाओ। कहीं एक जगह कोई फर्टाइल लैंड देखा जाए, वहीं सेटल हो लिया जाए। आपका रिवर पास में हो, अच्छा खासा वहाँ एनिमल्स की उपलब्धता हो, अच्छे खासे वहाँ ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो सके। आपको पता भी है इंडिया वैसे भी ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन में आप फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है लैंड में। तो वो ऐसे एरिया को ढूंढते थे जिस एरिया में वो सेटल हो सके, क्योंकि सेटल होने के बाद वो आराम से वहाँ ग्रेन्स का प्रोडक्शन कर पाएंगे और अपनी लाइफ को बड़े आराम से निकाल सकेंगे। क्लियर? आपने क्लास 7 में भी पढ़ा था कि वो टॉपिक पढ़ाया गया उसमें कि जो लाइफ है वो लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो उसमें चौथा पॉइंट होगा वाटर, नदी कितनी ज़रूरत है पानी की। तो यही लोग हैं कि वो वहाँ सेटल होते थे, फर्टाइल लैंड उनको मिलता था, आराम से सेटल होते थे, पानी की उपलब्धता थी, एनिमल्स पास में थे, आराम से सब उनकी लाइफ वहाँ पे चलती थी। तो ये 4 तरह की लाइफ बताई गई है कि 4 प्रकार से वो लाइफ जीते थे। पहला है झूम कल्टीवेशन, झूम खेती के द्वारा। सेकेंड पॉइंट है एनिमल्स एंड गैदरिंग, उनको गैदर करके। थर्ड वन है हर्डिंग एनिमल, हर्ड करके। चौथा खुद सेटल होके। क्लियर? तो ये 4 प्रकार की लाइफ जीते थे उस समय ट्राइबल्स। जो नेक्स्ट हेडिंग है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ब्रिटिश जो कॉलोनी थी यानी ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने किस प्रकार ट्राइबल्स के लाइफ को इफेक्ट किया, किस प्रकार प्रभावित किया, और किस प्रभावित होने की वजह से इन ट्राइबल्स ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक प्रकार का रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। ये ट्राइबल्स केवल ब्रिटिशर्स के लेके रेवोल्यूशन नहीं किए थे, बल्कि जमींदार, साहूकार, बहुतों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। क्यों? क्योंकि सेटल लाइफ हो गया, मैं अनाज का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, अनाज ले जाके बेच दिया, अच्छा खासा पैसा पा गया, अपना लाइफ निकाल रहा हूँ। लेकिन बाई चांस अगर फ्लड आ गया इनके एरिया में, तब तो अनाज खत्म हो जाएगा। तब ये बेचारे क्या करते थे, जो बड़े बड़े आदमी होते थे उनसे जाकर पैसा ले आते थे, पैसा मांग कर ले आते थे और उस पैसे से अपना जीवन यापन करते थे। उनसे कहते भैया अगले अनाज के प्रोडक्शन में मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा बेच कर उन्हें। क्लियर? पता चला फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, तब अनाज फिर खत्म। अब पहले बोझ था ही, वही बोझ दुगना हो गया और यही धीरे धीरे स्लेब बन जाएंगे उन जमींदारों के। वही एक बार बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि जमींदार इनके ऊपर अच्छा खासा टैक्स लगाना शुरू कर देंगे। इसीलिए इन ट्राइबल्स ने केवल ब्रिटिशर्स के ही खिलाफ नहीं, बल्कि जितने जमींदार, साहूकार, बुद्धिजीवी रहे होंगे उन सब के खिलाफ एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा कि ब्रिटिश कॉलोनी ने किस प्रकार का इफेक्ट डाला ट्राइबल्स लाइफ पे और किस वजह से ये ट्राइबल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक रेवोल्यूशन करने के लिए मजबूर हो गए। बिरसा मुंडा का उद्भव बताऊंगा। ये सारे टॉपिक डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।